नेहा, मुझे कल एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाना है। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। वो तुम अपनी सहेली के शादी में नहीं जा पाई थी ना, सो उससे मिलकर बधाई देती आना। रितेश का प्रस्ताव सुन सारे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अपनी सबसे प्यारी सहेली अर्पिता से मिलने की बेचैनी, उसके जीवन साथी के बारे में जानने का उत्सुकता एकदम से चरम सीमा पे पहुंच गया। 3 महीने पहले उसकी शादी का निमंत्रण पत्र आया था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बार बार नाम पढ़कर और फिर फोन से बात कर दिल को भरोसा दिलाया, हाँ अर्पिता शादी कर रही है। वो अर्पिता जिसके लिए शादी का दूसरा नाम गुलामी की जंजीर था। एक ऐसा जंजीर जिससे फंसी स्त्री किसी निहित पंछी की तरह बेबस और लाचारी का जीवन काटकर अंतिम में अपने प्राण त्याग देती है। अर्पिता को मैं बचपन से जानती थी। कुछ अलग ही किस्म की लड़की थी वो। मेरठ में मेरे घर के सटा हुआ घर था उसका। हर दोनों में खूब पढ़ता, साथ साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते, छत पर छिपकर घंटों बतियाते। उसके माता पिता का अलगाव हो चुका था। वो अपने पिता के साथ रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली हॉस्टल में चली गई। उसके बाद फोन के जरिए ही सही, मगर हमारे दिलों के तार जुड़े रहे। अर्पिता ने 3 साल पहले मिलना हुआ था। हमने 2-3 दिन साथ गुजारे थे। तब मैं उसके व्यक्तित्व और सोच में आए परिवर्तन को देखकर हैरान रह गई थी। अर्पिता वो बचपन वाली चुलबुली चहकती गुड़िया नहीं रह गई थी। उसकी जगह पर एक ऐसी आधुनिक ने ले ली थी जिसके लड़कों से तेवर और रंग ढंग से अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का दावा करने वाली वो खुद को समान लड़की की श्रेणी से पहले समझती और उसकी तरह शादी विवाह कर घर गृहिणी देखना अंतहीन कार्य समझती थी। न बाबा, मुझे किसी मर्द के जीवन भर गुलामी नहीं करी जाएगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा था कि अर्पिता अक्सर कहती, हिंदुस्तानी समाज की सबसे बुरी आदत एक दूसरे के जीवन में ताक झांक करना, हस्तक्षेप करना है। मेरे सामने उसका मकान मालिक गलती से पूछ बैठा था, बेटी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई थी क्या? बस अर्पिता की त्योरिया चढ़ गई। देखा ना किस कदर रोक टोक की आदत है इन लोगों को। मैं कहीं भी जाऊं या मरूं, किसी को क्या। इतनी सी बात उसके लिए इसके निहित जीवन के हस्तक्षेप का उदाहरण थी। अर्पिता के ऐसे आत्म केंद्रित दृष्टिकोण के चलते मैं ये जानने को बेहद बेचैन थी कि वो शादी के चक्कर में कैसे पड़ी। वो कौन महानुभाव है जिसकी हस्तक्षेप उसके सदा के लिए स्वीकार कर ली? क्यों वो मेरी तरह भी घर के काम कर रही होगी? इस दिमाग उधेड़ में उलझन हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी पैकिंग कर दिल्ली जाने के लिए तैयार भी हो गई। रास्ते भर रितेश को अर्पिता के बारे में बताती रही और वो हैरान होते रहे। आखिरकार हम अर्पिता के घर पहुंच गए। एक बार फिर उसने अपने बदले हुए व्यक्तित्व से मुझे अचंभित कर दिया। पिछली बार तीखे तेवर दिखाने वाली अर्पिता आज किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह ही नजर आ रही थी। सलीके से बंधी सूती साड़ी, जुड़े में बाल, माथे पर कुमकुम, मांग में सिंदूर, उसके हमारी खुद आभाव की। रितेश चाय की चुस्की लेते हुए बार बार मुझे कनखियों से घूर रहे थे, जैसे नजरों से कह रहे हो, कहीं तूने क्या बताया था और ये क्या निकली? मेरे पास नजरें बचाने के सिवा कोई दूसरा चारा ना था। अर्पिता के पति 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। मेरे रितेश ने साथ गेस्ट हाउस में रुकने का प्रोग्राम था, मगर अर्पिता ने मुझे अपने साथ रुकने को राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद रितेश ने विदा ले ली।
उसके बाद ही मैंने उस पर सवालों की बौछार कर दी। ये क्या, क्यों, कैसे? अर्पिता खिलखिला कर हंसने लगी। आज उसकी वही पुरानी बाल शुभम खिलखिलाता कानों में कुंडल सा घूम रहा था। तू अभी भी तो आई है, सब क्या अभी जान लेगी? कुछ देर आराम से बैठ, मैं अपने एक दो काम निपटा लूँ, फिर तसल्ली से बताऊंगी, कहकर अर्पिता रसोई में चली गई। कुछ देर मैं बैठी और फिर उसके पीछे चल दी। क्या बना रही है? भरवा बैगन और कचौड़ी। वाह क्या बात है, मगर अभी तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। अभी तो पेट भर नाश्ता किया है, अभी तुझे दे भी कौन रहा है? ये तो मैं अपनी पड़ोसन संध्या के लिए बना रही हूँ। वो माँ बनने वाली है, तीसरा महीना चल रहा है। आजकल उसका चटपटा खाने को बड़ा ही मन कर रहा है, मगर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से रसोई में जा भी नहीं सकती। कल बातों ही बातों में यूं ही कह रही थी कि भरवा बैगन और कचौड़ी खाने का बड़ा ही मन हो रहा है। सोचा आज उसे सरप्राइज देकर खिला आऊं। मुझे एक और झटका लगा। पड़ोसियों के हालचाल पूछने तक तो बुरा समझने वाली लड़की आज अपनी पड़ोसन को सरप्राइज देकर कुछ खिलाना चाहती है। यकीन नहीं हुआ। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख तबीयत देखने का अभिनय किया। चल हट, मैं अब बदल गई हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। वो सब बाद में बताऊंगी, पहले जरा संध्या को खाना दे आऊं। अर्पिता खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। लगता है तेरी पड़ोसन को भरवा बैगन और कचौड़ी पसंद आ गया। हाँ, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही भर गया। सच, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर उन्हें खुशी देने में कितना खुश है, ये मैंने बहुत देर से सीखा। कहते हुए अर्पिता के आंखों में एक अजीब सा सुनापन छा गया। वो सुन में ताकने लगी, जैसे अतीत की किसी चौखट को छूने लगी हो। कुछ पल वहीं ठहर कर वापस वर्तमान में आ गई और बोली, तू कुछ अपनी सुना, घर में सब कैसे हैं? देख, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। मतलब? अर्पिता ने मुस्कुराकर पूछा। मतलब ये कि मुझे तेरी पर्सनल डायरी का एक एक पन्ना पढ़ना है। जब इससे पहले मिले थे तो तू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इसके बाद तेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुझे इतना बदल दिया? बताती हूँ। पिछले साल की ही बात है। मैंने अपनी नौकरी बदल दी। इसी फ्लैट में नए ऑफिस के आसपास ही देख रखी थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह घर मिला था। अधिकांश मध्यमवर्ती और नियम मध्यमवर्ती लोग रहते थे। हर एक के हर दूसरे की एक एक बात का पता रहता। कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कौन बीमार है। तू तो जानती ही है मुझे इन सब बातों से कितनी चिढ़ रहती थी। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आसपास रहने वालों से कट कर रह रही थी। मेरे फ्लैट पर साथ वाले फ्लैट में एक रिटायर्ड वृद्ध दंपति आके रहने रहे थे। आंटी अक्सर ऑफिस आते जाते हुए टकरा जाती। वो मुझसे बात करने के लिए और मैं उनसे बचती संभव कोशिश करती। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ था। मेरे फ्लैट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार से शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि बाहर आकर दूध ले लूं। तब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा एक माँ की तरह ध्यान रखा। मैं ठीक हो गई, मगर फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता वो मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती और पास बैठकर बतियाने लगती। उनका व्यवहार आत्मनियमित से भरा था। उनका मुझ पर बेटी कहकर पुकारना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मगर फिर वही सवाल, वही नसीहत,
काम करती हो, क्या करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं कर रही, लड़कियों का अकेला रहना ठीक नहीं है। बस मुझे इसी झलना होने लगी थी। मैं उन्हें अनदेखा करने लगी थी। घर आती तो स्पाइन हॉल से देखकर 4 में से 3 बार दरवाजा ही ना खोलती। एक दिन रविवार था। मैं सुबह आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई थी कि आंटी होगी और सुबह सुबह कौन उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करेगा। यह सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर दस्तक दे वो चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। शाम को मैं कहीं बाहर जा रही थी, तभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझसे देखकर पूछा, मैडम वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब के क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। अरे आपको नहीं पता? सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए थे। मछली की तरह तड़प रहे थे। लगता है जैसे अंतिम सांसें ले रहे थे। पता नहीं बचेंगे या नहीं। मुझे लगता आप तो पड़ोसी में रहती हैं, शायद आपको पता हो। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए। ओह, शायद आंटी उस वक्त मेरी मदद लेने और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अपने स्वास्थ्य कृप पर मेरी अंत आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल का पता चला। मैं वहां भागी भागी पहुंची तो देखा अंकल का देहांत हो चुका था। आंटी एकदम अकेली असहाय सी अंकल के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। मुझे आंटी ने जिस नज़र से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज समझ नहीं आ रही थी। मैंने ही वहाँ सब निपटा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। किसी नाते रिश्तेदार को भी बुलाने से मना कर दी। कहने लगी, जब जीते जी किसी ने नहीं पूछा तो उनकी मौत पर क्यों किसी का एहसान लूं। अंकल का दाह संस्कार विद्युत सौदागृह के कर दिया गया। उनके दिल पर गुनाह का बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझसे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्य से हमारा फ़ोन भी खराब हो गया था। मैं तेरे दरवाजे पर सहायता मांगने आई थी। सोचा था अगर तू अपनी कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे या फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला दे। मगर मेरे दुर्भाग्य तू भी घर नहीं थी। बाहर से फ़ोन करने में और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हुए कुछ मिनटों की देर से उन्हें प्राण ले ली। डॉक्टर ने कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले आए होते तो बच सकते थे। खैर, नियमित को कौन टाल सकता है भला। मैं उससे क्या कहती, कैसे बताती। उस दर्दनाक घटने में मैं घर पर ही थी, मगर उनके छड़ी स्वभाव से आकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और उनके सुहाग को मौत की घाट में ढकेल दिया। अर्पिता फुट फुट कर रोने लगी। उसकी आप बीती सुन मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बताऊं नेहा, आज तक अपने कंधे पर उस गुनाह का बोझ ढो रही हूँ। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रही मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ रही थी और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसा मत बोल अर्पिता, तुझे क्या पता था कि वो किस मुश्किल में है। इसी बात का तो दुख है नेहा। मुसीबत पहले से बताकर नहीं आती और जब वो मुझे अपना समझ सहायता लेने आई तो मैंने उन्हें खुद पर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। उस दिन बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। मेरे दरवाजे पर उनकी वो अंतिम दस्तक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन दस्तक ने मेरा जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल दिया। जिन सामाजिक मूल्यों में मैं खिलाफ रहती थी उसका जगह आज समझ में आया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और पाया कि एक दूसरे से
खुश दुख बांटने में क्या एक दूसरे के काम आने से कितना रस घुल जाता है। जीवन में इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राज से हुई। मेरे ऑफिस में उनकी नई पोस्ट थी। वो शक्ल सूरत रंग ढंग से साधारण थे, मगर उनके उचित विचारों और सहायता जैसे गुणों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। हम करीब आए और फिर हमने शादी कर ली। आज मैं अपनी गृहस्थी और अपने समाज में बेहद खुश हूँ, मगर आंटी की उस अंतिम दस्तक की फासदिश दिल में कुछ ऐसी चुभी है कि निकलने नहीं निकलती। मैंने अर्पिता के हाथों को हाथ लिया। ये 3-4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमने जी भर बातें की, अपने घटे मीठे अनुभव बांटे, मगर अर्पिता के दिल में चुभी वो फांस में भी नहीं निकाल पाई। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब